हेलो एवरीवन। हम लोग आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है, डेली करंट अफेयर्स सीरीज जो है हमारा, उसका हम लोग 3 फरवरी का जो है न्यूज़ आज करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा जो पहला टॉपिक है, इट इज़ अबाउट 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट। ओके, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आ चुका है। हम लोग इसमें क्या रिपोर्ट प्रपोज कर रहा है वो देखेंगे। ओके, व्हाट रिपोर्ट इज सेइंग ऑल, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, रिपोर्ट के अलावा हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि रिपोर्ट एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, ताकि लिंकेजेस बन सके। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। किसके अंडर में चेयरमैनशिप में थी? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी के अंडर में थी। कौन थे ये? ही वॉज द फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे और उनकी चेयरमैनशिप जो 16th फाइनेंस कमीशन है, उनके जो हेड हैं ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सर। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्टली फैक्चुअल आपको पूछा जाएगा। ओके कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 2023 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस चीज़ के, किस साइकिल के लिए किया गया था? हर फाइनेंस कमीशन 5 ईयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो अगले 5 साल के लिए वैलिड होती है। ओके, तो जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था कौन सा था? 15th फाइनेंस कमीशन था। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2021 से 26 के लिए था। उनका जो रिकमेंडेशन था वो ये था। और 15th फाइनेंस कमीशन किसके अंडर में था? वो डॉक्टर एन के सिंह के अंडर में था। डॉक्टर एन के सिंह के अंडर में 15th फाइनेंस कमीशन था। 16th किसके अंडर में है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के अंडर में। ओके, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है, इनकी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाई गई, पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। तो इसके बेसिक्स को हम लोग जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो फाइनेंस कमीशन है क्या? ओके, तो फाइनेंस कमीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। आपको पूछे कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी लॉ के थ्रू बना है? नहीं। क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि कैबिनेट के थ्रू बना है, डायरेक्ट कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना है? तो नहीं। ये कैसे बना है? दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया। ओके, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओके, कहाँ पे है? आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन एंड सो। उसके बारे में पूरे जो आर्टिकल है, 280 क्लॉज 1 है, 280 क्लॉज 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये चीज बोला गया था। कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कब किया जाना चाहिए? हर 5 साल के लिए किया जाना चाहिए। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का बना था, जब इन्फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 280 क्लॉज 1 में लिखा गया, आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में लिखा गया था कि जो पहला फाइनेंस कमीशन है वो विद इन 2 ईयर कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और इसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो विद इन 2 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से चालू हुआ? 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्स किया गया। तो विद इन 2 ईयर मतलब 1952 के अंदर तक में पहला फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए था। एंड 280 क्लॉज 1 में लिखा जाता है कि इसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है विच इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 2 ईयर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जो फाइनेंस कमीशन होगा वो हर 5 साल या उससे पहले जो है एवरी 5 ईयर्स या फिर अर्लियर, उससे अर्लियर भी कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ये अर्लियर भी करना है तो कौन डिसाइड करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर्स और अर्लियर इफ रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, ये था 280। ओके, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। आर्टिकल 280 क्या है? प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन को हमें स्टैब्लिश करना है, इसके बारे में आर्टिकल 280 में लिखा गया। 281 कहता है जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, वो एक कमेटी है, वो एक रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, तो वो रिपोर्ट 280 क्लॉज 281 क्या कहता है कि जो फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है इट इज टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, उसको आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा।
ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट किसको देती है? प्रेसिडेंट को देती है। प्रेसिडेंट फिर जो है उसको गवर्नमेंट को देती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देती है, एंड गवर्नमेंट में से कोई उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। ठीक है, 281 एक और चीज कहता है कि आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट मेमोरेंडम भी बताना पड़ेगा। ओके, पार्लियामेंट में ये बताना पड़ेगा कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट क्या है, वो आपने डाला पार्लियामेंट में। ठीक है, और इस रिपोर्ट पे आपने क्या एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, ये भी प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। रिपोर्ट प्लस व्हाट आर द एक्शंस टेकन ऑन द रिपोर्ट, ये दोनों चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट अगर नहीं चाहे तो ये नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग दो और आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 243I। ओके, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इन दोनों के अंडर में जो है बॉडी बनी है, फाइनेंस कमीशन बना है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बनता है, इसको स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे आता है? 243I में आता है। ठीक है, तो एक स्टेट का भी फाइनेंस कमीशन होता है। किससे डील करता है? वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है ओनली। ओके, ठीक है। इसके अलावा 275 ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स के बात करता है। क्या है ग्रांट्स इन एड, ये भी जानेंगे हम लोग, बट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसीलिए मैंने इन सारी चीजों के ऊपर जो है रिपोर्ट में कुछ ना कुछ है, इसीलिए मैंने इन आर्टिकल्स को कवर कर लिया। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले हम लोग जान रहे थे। कंपोजिशन क्या है? 5 मेंबर्स होते हैं टोटल, उनमें से एक चेयरमैन होंगे, जो कि अभी कौन है? अरविंद पानाग्रिया जी हैं। अरविंद पानाग्रिया जी हैं 16th वाले में, और 15th में थे NK सिंह। ठीक है, उसके अलावा 4 मेंबर होंगे। कौन अपॉइंट करेगा इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्या क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि जो मेंबर्स हैं 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बस पार्लियामेंट को जो है वो कहता है 280, आप क्लॉज 2 देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट एक लॉ बना करके डिसाइड करेगी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सिंस कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि पार्लियामेंट को एक लॉ बना करके बताना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। कौन सा लॉ है? ये लॉ है फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1951। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो चेयरमैन का फिर क्वालिफिकेशन इस एक्ट के थ्रू क्या है? पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, नॉर्मल पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस जिनको भी है वो है। उसके बाद मेंबर्स क्या होंगे? जज ऑफ अ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन। ठीक है, हाई कोर्ट के जज या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि हाई कोर्ट की जज बनाया जा सके। उसके अलावा मेंबर कौन होंगे? 2 जज होंगे। ठीक है, 2 हाई कोर्ट के जज या फिर क्वालिफाइड टू बी दी हाई कोर्ट ऑफ द जज, 2 लोग वो। एक कौन होंगे? पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक होंगे। और एक कौन होंगे? पर्सन विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड अकाउंट्स, जो अकाउंट्स से डील कर चुके होंगे वो होंगे। एक जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स समझते होंगे वो होंगे। 2 हाई कोर्ट के जज या जज के लिए जो क्वालिफाइड हो। ठीक है, आप बताना कि हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन क्या होता है। ओके, एंड देन एक चेयरमैन होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन है ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, ये सब कहाँ से? एक्ट ऑफ 1951 से आया। ओके, मैंने इस एक्ट के बारे में बताया। ये एक्ट क्या गवर्न करता है? क्वालिफिकेशन भी बताता है, टर्म्स ऑफ सर्विस भी बताता है, और पावर ऑफ द कमीशन भी बताता है। ठीक है, आर्टिकल 280 क्लॉज 4 है, वो कहता है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का 280 है, 280 में क्लॉज 4 है, वो ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट का पावर है। सिविल कोर्ट का पावर है। इसका क्या मतलब होता है सिविल कोर्ट का पावर? कि जब ये कमेटी काम कर रही होगी, जब ये कमीशन काम कर रही होगी, तो इनको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और वो ऑर्डर निकाल देंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनके ऑर्डर की वैलिडिटी वैसे ही होगी जैसे एक कोर्ट की होती है, कि कोर्ट ने अगर कुछ समन कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, कुछ भी, ठीक है, तो वो मैंडेटरली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिविल कोर्ट का पावर होता है इनके पास। ओके, फंक्शन क्या है? ठीक है, तो फंक्शन भी जो है आर्टिकल 280 में लिखा गया। 280 क्लॉज 3 में आप देखोगे तो आपको फंक्शन दिख जाएगा। फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से वर्टिकल डेवल्यूशन। वर्टिकल डेवल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो टोटल पैसा है उसमें से कितना पैसा सेंटर रखेगी और कितना पैसा सेंटर रखेगी, यूनियन गवर्नमेंट रखेगी, और कितना पैसा ऑल स्टेट्स एज अ होल
सारे स्टेट मिल करके उनको कितना पैसा दिया जाएगा और सेंटर के पास कितना होगा। ये जो डेवल्यूशन है ना, इसको हम लोग वर्टिकल डेवल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक होता, उसके बाद क्या कहना है, फंक्शन क्या है कि ये कमीशन बताएगी कि वर्टिकल डेवल्यूशन कितना होना चाहिए, जो कि अभी 41% है। मतलब टोटल अगर 100 रुपये सेंटर के पास हैं, ठीक है, 100 रुपये सेंटर के पास है, हम लोग रफली समझ रहे हैं, और 100 रुपये के सेंटर के पास है, तो 41 रुपीज़ जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा। ऑल स्टेट्स मिला करके, सारे स्टेट मिला करके, वी हैव 28 स्टेट्स, तो सबको जो है उसमें से 41 रुपीज़ जो है सारे स्टेट्स को मिल जाएगा। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि ये 28 स्टेट्स काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज, एरिया, जियोग्राफी, टोपोग्राफी, हर चीज़ के कारण। तो हर स्टेट को, एवरी स्टेट को इक्वली नहीं दिया जाता है, हर स्टेट को एक क्राइटेरिया के थ्रू दिया जाता है कि आउट ऑफ दिस 41 रुपीज़ बिहार को कितना मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश को कितना मिलेगा, असम को कितना मिलेगा, इस तरीके से। ओके, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन कहते हैं। तो जो क्राइटेरिया है कि वर्टिकल में कितना पैसा देना होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में कितना जो है पैसा बटेगा, वो स्टेट और स्टेट के बीच में एक स्टेट को कितना मिलेगा, दूसरे स्टेट को कितना मिलेगा, ये भी फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी है, वो ही बताएंगे। ग्रांट्स इन एड, जो कि मैंने अभी बताया, आर्टिकल 275 के अंडर में आता है, ठीक है। ग्रांट्स मिलता है, किसी किसी चीज़ों के लिए स्पेशल ग्रांट्स मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है वो, हम लोग देखेंगे इस बार क्या क्या ग्रांट्स इन एड मिला है। उसके अलावा लोकल बॉडीज जो हैं उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं उनको, उनके फंड को एक्चुअली ऑगमेंट करने के लिए, उनका जो फंड है ना, उनका जो फंड है उनको ऑगमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये बात बताता है। ओके, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये बात को बताता है। देन इट रिकमेंड्स मेजर, यही जो मैं बता रहा था लोकल बॉडीज का, इट रिकमेंड्स मेजर टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, और ये किस बेसिस पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स को पढ़ता है और देन समझता है कि उस स्टेट में जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज है या ओवरऑल लोकल बॉडीज को कितने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। ओके, ये चीज़। और पांचवा फंक्शन क्या है, पांच फंक्शन है, वर्टिकल डेवल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, ग्रांट इन एड, लोकल बॉडीज, एंड देन लोकल बॉडीज को कैसे ऑगमेंट किया जाए, उनके फंड को कैसे बढ़ाया जाए, उनके फंड को कितना अच्छा किया जाए, वो चौथा है। एंड पांचवा है एनी अदर मैटर, जो कि प्रेसिडेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है। ओके, ये 5 फंक्शन होता है। रिपोर्ट सबमिशन की मैंने बात की, आर्टिकल 281 में फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट फिर ये रिपोर्ट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में डालते हैं, ठीक है। अभी जैसे पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने टेबल किया है इस रिपोर्ट को, बट कंडीशन क्या है कि आप बस रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट के साथ एक्शन टेकन मेमोरेंडम भी आपको बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट पे आपने क्या स्टेप लिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगर कह रही है, फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि 41% आपको स्टेट्स को देना होगा, तो बताना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में कि क्या यूनियन गवर्नमेंट रेडी है 41% शेयर मानने के लिए जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है। ओके, तो ये चीज होता है। रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन का कैसा होता है, एडवाइजरी होता है। ये हो सकता है कि अगर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि स्टेट्स के साथ आपको 41% शेयर पैसा शेयर करना चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि वो 41% नहीं करना चाहती है, लेट्स सपोज 40% ही करना चाहती है, ठीक है, तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो चाहेगी, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेना चाहेगी वो ले सकती है। फाइनेंस कमीशन का जो भी रिपोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं होता है, नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये बेसिक्स जान चुके हैं जो फाइनेंस कमीशन का है, और अब हम लोग जो रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये था रिपोर्ट 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। वर्टिकल डेवल्यूशन जो मैं समझा रहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कितने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके, तो इसको वर्टिकल डेवल्यूशन कहते हैं। की रिकमेंडेशन क्या है कि द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस रिमेन्स अनचेंज्ड एट 41%। अनचेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन था ना, उसमें भी जो है 41% ही था। ओके, तो स्टेट्स के साथ यही होगा 41%, अभी भी वर्टिकल डेवल्यूशन में 41% ही यूज हो रहा होगा, ठीक है। एक वर्ड है कि स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल क्या होता है कि लेट्स सपोज कि 100 रुपीज जो है सेंटर के पास ये हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है 100 रुपीज, ठीक है। तो इस 100 रुपीज के टैक्स को, रेवेन्यू को अपने पास रखने के लिए कुछ गवर्नमेंट का खर्चा हुआ होगा, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। लेट्स सपोज वो 5 रुपए का है, लेट्स सपोज वो 5 रुपए का है, ठीक है। तो वो
प्लस सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज क्या है? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, इट इज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो सेस और सरचार्ज का पैसा स्टेट के साथ नहीं बंटता है, सेस और सरचार्ज का पैसा, ओके, हमें याद रखना है सेस और सरचार्ज का पैसा किसके पास रहता है? वो कंप्लीटली सेंटर के पास रहता है। तो लेट्स सपोज कि 100 रुपीज था, उसमें से जो 5 रुपीज है वो जो है एक एक्सपेंडिचर हो गया सारे के सारे पैसे को इकट्ठा करने में और सब कुछ में, ठीक। इसके अलावा जो है सेस एंड सरचार्ज में जो गवर्नमेंट को पैसा आया, लेट्स सपोज वो 10 रुपये उसमें आया, तो जो डिविजिबल पूल है वो 100 माइनस 5 माइनस ये 10 होगा, ओके, दैट इज 85। इस 85 रुपीज का 41% जो है, इस 85 का, नॉट 100 का, एक्चुअल में 100 था, बट डिविजिबल पूल क्या है? दिस इज डिविजिबल पूल, 85 इज द डिविजिबल पूल, ओके, ये डिविजिबल पूल है, इसका 41%, ओके, दैट वुड बी रफली जो भी होगा, ओके, तो वो जो है ऑलमोस्ट दैट वुड सम कुछ 35% के आसपास आना चाहिए ये, ठीक है, 35-36% के आसपास आना चाहिए। तो दिस इज द एक्चुअल डेवल्यूशन, ठीक है, ये होगा। सो हम लोगों को बेसिक बात क्या याद रखनी है? वर्टिकल डेवल्यूशन कितना है इस बार? 41% है, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी मैंने। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक स्टेट वन और वर्सेस जो और स्टेट्स हैं, सबको कितना कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, सबको इक्वल नहीं मिलता है, बिकॉज सबकी नीड्स अलग है, सबके पैरामीटर्स अलग है, बहुत कुछ अलग है, तो सबको अलग पैसा मिलता है। तो कितने पैसे किसको मिलने चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डेवल्यूशन जो है वो एक क्राइटेरिया के थ्रू पता चलता है, ओके। ये क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन बताती है, ओके। इस क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में इन क्राइटेरिया से डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, ठीक है। वर्टिकल डेवल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपको वो डायरेक्टली पूछेगा कि द वर्टिकल डेवल्यूशन इज 42%, नो इट इज नॉट सो। 42% 14th फाइनेंस कमीशन में होता था, ओके, अभी कितना है? 41% है, और यहाँ पे ये फैक्ट्स पे खेलेगा, ठीक है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिटरमाइन हाउ द 41% शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। वो जो 41% सेंटर से स्टेट्स को मिलाता है एज अ होल, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक ग्रांट्स इन एड्स की भी बात है, ग्रांट इन एड की भी बात है, ठीक है। ग्रांट इन एड एक अलग चीज है, ये इसके साथ नहीं है, ओके। ग्रांट इन एड टू स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज, ठीक है, इस बार कितने का है? इतने का है, 9.47 लाख करोड़ का ग्रांट इन एड है टू स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ओके। हम लोग जान रहे हैं अब कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन ऑफ मनी, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन ऑफ द मनी का क्राइटेरिया क्या है कि कर्नाटका को क्या मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश को क्या मिलना है, ठीक है, ये यहां से डिसाइड होगा, ओके। क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का 15th फाइनेंस कमीशन में वेट क्या था? 45%, अब क्या है? 42.5 मतलब स्लाइट रिडक्शन है, ओके। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि पर कैपिटा जीडीपी जो है ना, पर कैपिटा इनकम, जीएसडीपी का, हर स्टेट का अपना जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है हर स्टेट का, ठीक है। और जो टॉप 3 स्टेट है ना, टॉप 3 स्टेट का एवरेज ले लिया जाता है, ओके, एंड देन डिसाइड किया जाता है कि लेट्स सपोज कि अरुणाचल प्रदेश है, वो जो टॉप 3 स्टेट है उससे कितने नीचे आ रहा है, ठीक है, कितने नीचे आ रहा है, ओके, ये चीज है। तो इसको हम लोग इनकम डिस्टेंस कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट अर्निंग इनकम स्टेट्स, ओके, ये है। तो इनकम डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपको पैसा उस स्टेट को इतना ज्यादा मिलेगा। लेट्स सपोज अरुणाचल प्रदेश का जो है वो इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसका 42.5% मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है कि एक स्टेट, कुछ 3 स्टेट जो टॉप की हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, एंड जितना ज्यादा इनकम डिस्टेंस जितना ज्यादा है, इट मीन्स कि जो रीजनल इक्वालिटी है ना उतनी बेकार है, उतनी खराब है। ये क्या है कि एक रीजन या एक दो स्टेट ऐसा है कि जो कि बहुत अमीर है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है कि हर स्टेट का इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके, इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसीलिए जो है, जो जितनी गरीब राज्य है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज वो इनकम डिस्टेंस में, उनका इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? पॉपुलेशन का, ठीक है। पहले क्या था? 15% का, अब पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को 17.5% कर दिया गया, तो बढ़ा दिया गया है, ओके
ओके, इनकम डिस्टेंस थोड़ा सा घटाया गया था, इनकम डिस्टेंस वाले क्राइटेरिया को, पॉपुलेशन वाले क्राइटेरिया को थोड़ा सा उसमें इंक्रीज वेट किया गया है, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इसको भी हल्का सा घटाया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि 1971 से 2011 के बीच में किस स्टेट ने कितना एक्शन लिया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जितने अच्छे स्टेप्स लेंगे उनको उतना वेटेज ज्यादा मिलेगा, उनको उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। बट ओवरऑल जो इसका वेट है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एज अ क्राइटेरिया का वेट है, वो हल्का घटा दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो क्राइटेरिया है इससे 10% ही है, ओके। तो लेट्स सपोज कि कोई स्टेट है, लेट्स सपोज कि अरुणाचल प्रदेश ही है, और इसने बेस्ट परफॉर्म किया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है, तो उनको जो है 10% के हिसाब से उनको मिलेगा, ठीक है, ओके। एरिया का भी क्या है, एरिया का भी जो वेटेज है वो भी घटाया गया है, कितना किया गया है, 10% किया गया है, ठीक है। तो अभी तक एक ही चीज में हम लोगों ने इंक्रीज देखा है, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया उसमें इंक्रीमेंट किया गया है। इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ओके। एरिया, उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कांस्टेंट रहा, ठीक है। ये घटाया गया, ये घटाया गया, ये बढ़ाया गया, ये जो है घटाया गया। तो अभी तक एक ही चीज बढ़ाई गई है, दैट इज पॉपुलेशन वाला, ओके। हम लोग देखते हैं टैक्स एफर्ट, ये बहुत अच्छा चीज था कि हर स्टेट जो है कितना अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको पहले 15th फाइनेंस कमीशन में 2.5% का वेटेज था, बट अभी इसको हटा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि क्या 15th फाइनेंस कमीशन में जो क्राइटेरिया था टैक्स एफर्ट के ऊपर, फिस्कल एफर्ट के ऊपर, क्या वो अब है, अब नहीं है, ये चीज ड्रॉप्ड एंटायरली, ओके। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हर स्टेट का अपना जीएसडीपी है, और सारे जीएसडीपी को आप जोड़ दोगे तो कंट्री की जीडीपी आ जाएगी, ओके। जीएसडीपी प्लस जीएसडीपी आप ऐसे करते चले जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी जितनी इकोनॉमिक साइज ज्यादा होगी, ओके, ये क्राइटेरिया पहले था ही नहीं, तो जिसकी जितनी इकोनॉमिक साइज ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ओके। न्यू पैरामीटर है ये। तो हम लोगों को दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टैक्स एफर्ट को हम लोगों ने हटा ही दिया है, टैक्स एफर्ट को हटा दिया, और जीडीपी जो पहले 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं था, कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी, जीएसडीपी, हर इकोनॉमी का साइज कितना है उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। सो अंडरस्टैंड, ये फैक्चुअल चीजें हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्राइटेरिया से आता है, हर बार आता है। तो इन डिस्पाइट बैंक की कितना भी फैक्चुअल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ओके। हम लोग बस एक चीज से याद रखेंगे कि पॉपुलेशन का जो है वो बस बढ़ा है, ठीक है, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कांस्टेंट रखा गया है, बाद बाकी चीजें घटी हैं, और टैक्स एफर्ट को हटा ही दिया गया है, और नया पैरामीटर जीडीपी का इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके। ये आई नो ये फैक्चुअल है, बट देन आई कांट हेल्प यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या कुछ मेजर रिकमेंडेशन है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, वर्टिकल डेवल्यूशन कितना होगा, इसके ऊपर रिकमेंडेशन था कि कांस्टेंट रखेंगे, जितना 15th फाइनेंस कमीशन में था उतना ही, कि जो डिविजिबल पूल है उसका 41% होगा। मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं आपका इसी कारण कि ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन कि ये 41% कैसे बटेगा, उसका क्राइटेरिया है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये दो मेजर चीजें हैं, उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक बार जो है ये देख लेते हैं ग्रांट्स का, जो 275 आर्टिकल 275 में जो हम लोगों ने देखा था ना कि ग्रांट्स टोटल 9.47 लाख करोड़ का था, किसको दिया गया ये सारा पैसा, इतना पैसा जो है स्टेट्स को भी दिया गया है और लोकल बॉडीज को भी दिया गया है। किस बेसिस पे दिया जाता है, नीड बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ओके। ग्रांट्स इन एड कहते हैं इसको, ओके। तो लोकल गवर्नमेंट को कितना दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट को आप मान के चलो 7.9 लाख करोड़ के आसपास का है, ओके। लोकल गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में तो दो चीज आती है, रूरल लोकल बॉडी, और लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी भी आता है जो शहर में होता है, ठीक है। तो हम लोग लोकल गवर्नमेंट का पहला कंपोनेंट देख रहे हैं, रूरल लोकल बॉडी। तो ये 7.9 जो है ये है 4.35 में, और आपको अर्बन लोकल बॉडी को कितना दिया गया, 3.5 के आसपास दिया गया, ओके। सो रफली ये 8 के पास आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है, इतना अंदर का फिगर हम लोगों को नहीं याद रखना, बस ये जानना है कि लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है, ओके। लोकल बॉडीज में रूरल लोकल बॉडी को और म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया। अगर आप याद रखना चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि रूरल लोकल बॉडी जो है उसमें जो रूरल लोकल बॉडी है लोकल गवर्नमेंट में, उसको पैसे अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा मिले हैं, ओके। वैसे भी जो हमारा कंट्री है ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो विलेजेस में ही रहता है, ओके।
थोड़ा आउटडेटेड फिगर है सेंसस का, बट देन यही है। ओके, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, बट देन हमें उतना उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी दोनों को जो फंड है दो बेसिस पे दिया गया है, कि एक तो बेसिक ग्रांट है जो सबको मिल जा रहा है, और कुछ लोकल बॉडी होगी जो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि जो अरुणाचल की कुछ लोकल बॉडीज़ है वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरी लोकल बॉडीज़, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उनको भी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, परफॉर्मेंस का ग्रांट दिया जाएगा। एंड दिस इज इक्वली ट्रू फॉर अर्बन लोकल बॉडी भी। ठीक है, ओके। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, और एक इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी फंड दिया गया है। ठीक है, ओके। ये है ग्रांट इन एड। तो किस किस चीज़ों के लिए? लोकल बॉडीज़ के लिए है, बोथ रूरल एंड अर्बन। उसके अलावा जो है हम लोगों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ मेजर रिकमेंडेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, कि फाइनेंस कमीशन ने बोला कि सेंटर को अपने फिस्कल डेफिसिट को 3.5% ऑफ द जीडीपी को पे लाना पड़ेगा 2030-31 तक। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट आप समझो कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो जो है आप सिंपल समझो कि टोटल जो बोरोविंग होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, इट इज एक्चुअली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जो पैसा आप बोरो करके ला रहे हो, एक्सक्लूडिंग बोरोड मनी। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटल बोरोविंग के बराबर आता है। तो ये जो है फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि आपका जो सेंटर का, यूनियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% ऑफ द जीडीपी तक, जो जीडीपी है इंडिया की 3.5% के उसके बराबर पे लाना पड़ेगा। कब तक? 2030-31 तक। स्टेट को भी बोला गया, स्टेट को क्या बोला गया? आपको 3% पे अपने जीएसडीपी के, अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3% के बराबर पे फिस्कल डेफिसिट लाना पड़ेगा। आपको ये फिगर्स याद रखना होगा। ओके, जो 3.5% का फिगर है, जो 3% का फिगर है, सेंटर के लिए क्या टारगेट रखा गया? 3.5% का रखा गया इस वाले फाइनेंस कमीशन में। स्टेट के लिए क्या है? 3% का है। ठीक है, इसके अलावा एक मेजर रिकमेंडेशन है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, पावर सेक्टर क्या होता है? पावर सेक्टर रिफॉर्म में किस चीज़ के ऊपर फोकस है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर फोकस है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है मेनली, खास करके जो स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ओके, जो लेट्स सपोज कि यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हुआ, एक प्रोड्यूसर कंपनी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, और फिर प्रोड्यूस करने के बाद एक ट्रांसमिशन की कंपनी होगी, ट्रांसमिट कर रही होगी, एक लोकल ट्रांसफार्मर तक ला रही होगी, और देन यहाँ से सप्लाई आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है ना, जनरली स्टेट की होती है। ठीक है, ये बहुत लॉसेस में चल रही होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत लॉस में चल रही होती हैं। ओके, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए भी बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रिफॉर्म की बात की गई है। तो कैसे रिफॉर्म करना है? तो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस कमीशन ने सॉरी, ये प्रपोज किया है कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ओके, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। कि अभी मान लो कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट चला रही है किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, और वो लॉस मेकिंग है बहुत दिन से, तो लेट्स सपोज कि टाटा भी पावर सप्लाई करती है। ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पावर है वो टाटा को दे दिया जाए, इसको भेज दिया जाए। ओके, तो ये एक रिफॉर्म है। इसके अलावा दो और मेजर रिकमेंडेशन है। सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बात है। सब्सिडी क्या? जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा होता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। लेट्स सपोज कि फूड के ऊपर, फूड में हम लोगों का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। ठीक है, पीडीएस चलता है। पीडीएस में ऑलमोस्ट 80 करोड़ इंडियंस को जो है ग्रेन्स दिया जाता है, व्हीट एंड राइस दिया जाता है। ठीक है, व्हीट एंड राइस दिया जाता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का ह्यूज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एंड ये जो सब्सिडी का जो पैसा है ये किसी कैपिटल चीज को प्रोड्यूस करने में तो लग नहीं रहा है। ओके, जब पैसा कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन में लगता है, ठीक है, बिल्डिंग मशीन्स, रोड बनाने में लगाए जाते हैं, तो जो उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो जो वो इकोनॉमी को रिटर्न देता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट ये जो चीज़ है, सब्सिडी में जो खर्चा है वो रिटर्न्स नहीं देते हैं अच्छे, ये बस एक्सपेंडिचर है। सो ये अच्छा खर्चा नहीं माना जाता है। तो सब्सिडी को भी रैशनलाइज करने की बात की गई है कि यस, फूड तो देना ही पड़ेगा, बट देन जितना कम से कम खर्चा हो सके उसकी बात की गई है। इसके अलावा एक चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी कंपनी है, ये जो कंपनीज है ये लॉस मेकिंग है, अगर कोई लॉस मेकिंग है तो इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। इन तरीके की चीज़ों के थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करने की बात की गई है। ओके, ये कुछ सिग्निफिकेंस है इसके, कि इस बार जो सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है,
आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ हायर शेयर ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मैंने बताया ना कि इस बार एक नया ही हेड इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या हेड इंट्रोड्यूस किया गया है कि हर स्टेट का अपना जीडीपी का जो इकोनॉमी की साइज कितनी बड़ी है उसके लिए 10% का वेटेज लाया गया है। ओके, हम लोग जानते हैं जो सदर्न स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका, लाइक तमिलनाडु, इनका जो जीएसडीपी है वो ह्यूज है, बहुत बड़ा है। तो जिनका जीएसडीपी जितना बड़ा होगा उसका 10% जो आप उसके 10% के प्रोपोर्शन में जो मिलेगा तो वो पैसा बहुत मिलेगा। देयरफॉर सदर्न स्टेट्स के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। ओके, ठीक है। इसके अलावा ओके, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज अ क्राइटेरिया, उसके साथ साथ क्या है, रिड्यूस वेटेज फॉर इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का हम लोगों ने देखा था कि वेटेज जो है 2.5% से कम कर दिया गया था। ओके, और जो टॉप परफॉर्मिंग 3 स्टेट्स हैं इसका जो एवरेज है, ठीक है, इसके ही आसपास कहीं पे आपको जो है इसके सदर्न स्टेट्स का भी मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि इनकम डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस स्टेट को उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया को ही कम कर दिया गया है और ये लोग ऑलरेडी इनकम डिस्टेंस इनका बहुत कम था, तो इनके लिए बेनिफिट है, सदर्न स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, इसके अलावा हम लोग मैक्रो एंड फिस्कल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि स्टेट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ द जीएसडीपी पे रखना होगा और सेंटर को 3.5% पे रखना होगा बाय 2030-31। ठीक है, ग्रांट्स को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है जो हम लोग अभी देख रहे थे। बोला गया है कि अब कोई भी ग्रांट रेवेन्यू डेफिसिट के लिए नहीं मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू हेड ऑफ एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का रिसीट होता है। ठीक है, ये है, दिस इज नॉट अ गुड डेफिसिट, ये अच्छा डेफिसिट नहीं है। क्यों? बिकॉज इस डेफिसिट में जो भी मतलब ये डेफिसिट है, मतलब आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो अपने रिसीप्ट से, जो आप कमा रहे हो वो ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। एंड ये एक्सपेंडिचर क्या है? ये एक्सपेंडिचर किसी भी कैपिटल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। रेवेन्यू नेचर का जो होता है, जो आप लोग बजट के फिस्कल पॉलिसी के स्टैटिक लेक्चर में सीखते होंगे, ओके, तो वो है, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का जो डेफिसिट है वो अच्छा डेफिसिट नहीं है। क्यों? बिकॉज कोई भी कैपिटल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कैपिटल एज इन कोई मशीन नहीं खरीदी जा रही है, कोई रोड्स नहीं बनाए जा रहे हैं इस पैसे से। ओके, तो इसको जितना कम से कम रखा जाए वो उतना बेटर है। तो कमीशन ने कहा है कि अब कोई भी ग्रांट रेवेन्यू डेफिसिट का नहीं दिया जाएगा जो कि पहले दिया जाता था। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जैसे लेट्स सपोज कि पहले हेल्थ के लिए आपको अलग से हेल्थ के लिए एक ग्रांट की बात हो रही थी, ठीक है, तो अब ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स भी नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी नहीं दिए जाएंगे। ओके, ठीक है, सो दिस वाज इट। ये टॉपिक था, हम लोगों ने इसलिए इसका बेसिक्स और जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है सबको जाना है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, निपाह वायरस के बारे में। काफ़ी फेमस, काफ़ी ये चल रहा है आजकल, न्यूज़ में चल रहा है। ओके, इसके बारे में जानेंगे क्या है एक्चुअली में। पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट जानते हैं कि क्या है। ये एक डिजीज़ है। डिजीज़ है, किससे होता है? वायरस से होता है। ओके, इसका कैरियर जो है, जो इसको फैलाता है, ठीक है, वो जनरली बैट्स होते हैं। बैट्स जो है इसका कैरियर होता है, और जो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वायरस है। ठीक है, तो इसका आउटब्रेक अभी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा देखा गया था। एंड सिंस ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका फर्टिलिटी भी बहुत हाई है, 45 to 70% के आसपास फर्टिलिटी देखी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है और काफ़ी न्यूज़ में है। ओके, सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट। निपाह वायरस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या है। मैंने बताया कि वायरस से होता है। कैरियर क्या है इसका? कैरियर जो है आपको इसका फ्रूट बैट्स दिख जाएगा, ये इसका कैरियर है। प्लस ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जूनोटिक डिजीज है कि वो डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में आ रहा हो। ठीक है, एनिमल के थ्रू ह्यूमन में आ रहा हो। ओके, सो ये जूनोटिक डिजीज कहलाता है। तो ये एक जूनोटिक कैटेगरी का डिजीज है। ओके, रिपोर्टेड ओनली इन एशिया। ठीक है, एंडेमिक डिजीज कह सकते हो आप इसको, इसीलिए एंडेमिक टू एशिया ओनली। ओके, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं देखने को मिल रहा है, साउथ अमेरिका में नहीं देखने को मिल रहा है, एशिया में देखने को मिल रहा है। इसको WHO ने प्रायोरिटी डिजीज के अंडर कंसिडर किया है। क्यों? बिकॉज इसकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड आउटब्रेक जो है, आउटब्रेक भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और साथ में फर्टिलिटी भी अच्छी खासी है, 45 to 70% की फर्टिलिटी है। इसलिए WHO ने इसे जो है प्रायोरिटी डिजीज में कंसिडर किया है।
और डब्ल्यू ने कहा है कि इसका पोटेंशियल है कि ये पैंडमिक भी बन सकता है, ओके, बिकॉज लोग माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एशियन है और वो निपा डिजीज से, वायरस से जो डिजीज हो रहा है, इससे अगर ये डिजीज अगर उसके पास है एंड दिस पर्सन माइग्रेट्स टू लेट्स सपोज यूएसए, ओके, तो यहाँ भी ये वायरस चला जाएगा। तो पैंडमिक का मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे इसके फैलने के जो है चांसेस है। ओके, निपा वायरस क्यों कहते हैं? निपा एक्चुअली एक मलेशिया में एक जगह है, यहाँ पे पहली बार इस डिजीज को देखा गया था 1998-99 में, तो इसलिए इसको निपा वायरस कहते हैं। और किसके अंदर जनरली देखा गया था? जो पिग फार्मर्स थे मलेशिया के, उनके अंडर में ये देखा गया था। ओके, ठीक है, मैंने बताया जूनोटिक डिजीज है, इन्फेक्टेड एनिमल से फैलेगा, कंटेमिनेटेड फूड से भी है, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि जो कंटेमिनेटेड फूड है, आप अगर कोई मीट खा रहे हो, ठीक है, एंड दैट एनिमल वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ठीक है, निपा वायरस से, और आप उस मीट को खा रहे हो तो आपको भी वो हो जाएगा। तो कंटेमिनेटेड फूड से भी होगा, इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि नॉट जस्ट जूनोटिक, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में भी देखा जा रहा है कि ये डिजीज जो है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी फैल रहा है। ओके, मैंने जैसे बताया कि ये मलेशिया में देखा गया था पहली बार, किस में देखा गया था? पिग्स फार्मर्स में देखा गया था, एक सीवियर डिजीज है पिग्स में। ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं? एक्चुअली में अभी तक कोई भी ऐसा इसका एक स्पेसिफिक कोई वैक्सीन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। वायरल डिजीज है तो कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका, कोई एंटीवायरल वैक्सीन इसका अभी तक नहीं है। तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग? जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक बेसिस पे किया जा रहा है, कि जो सिम्टम्स बॉडी में पेशेंट के दिखाए जा रहे हैं उस सिम्टम्स को डायरेक्टली ट्रीट किया जा रहा है, ओके। उस सिम्टम्स को डायरेक्टली ट्रीट किया तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का केस होता है। डायरेक्ट कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है, लेट्स वेट कि अगर कुछ आ जाता है तो, ओके। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में डाल करके जो भी न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको डील किया जाता है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग। बताओ आपको कैसा लग रहा है पढ़ के?